दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत, परसेंटेज, और यह इस टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, कह रहा है कि 20% और 10% की क्रमिक वृद्धि कितने प्रतिशत के बराबर होगा। अब जैसे भाई मान लीजिए कोई संख्या 100 है और हम पहले उसमें 20% की वृद्धि कर दें तो संख्या क्या हो जाएगी 120। अब अगर उसमें हम 10% की वृद्धि कर दें तो संख्या क्या हो जाएगी 132। अर्थात कुल मिलाकर कितनी वृद्धि हो गई 32। 20% और 10% की क्रमिक वृद्धि 32% के बराबर होगी। अब इस सवाल को हम एक शॉर्टकट से भी लगा सकते हैं भाई। अगर दोनों ही वृद्धि मालूम हो तो भाई सूत्र होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अगर दोनों ही क्रमिक वृद्धि दी हुई हो तो अब 20 प्लस 10 और यहाँ हो जाएगा 20 गुणे 10 और बटे 100। अब यह 20 और 30 और यहाँ हो जाएगा 2, कुल मिलाकर आ जाएगा 32%। अब इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि 25% और 40% की क्रमिक कमी कितने प्रतिशत के बराबर होगा। अब यहाँ पर कमी है तो भाई सूत्र हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। अब वहाँ था प्लस ए बी अपॉन 100 जो कि वहाँ क्रमिक वृद्धि थी और यहाँ है क्रमिक कमी। तो यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 40 माइनस 25 गुणे 40 और बटा 100। 25 और 40 हो जाएगा 65 और यहाँ आ जाएगा 10, अर्थात 55% के बराबर होगी। अब इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 10% और चौड़ाई 15% बढ़ जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर भी हम वही सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोनों ही वृद्धि हो रही हैं तो सीधा सूत्र बन जाता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 15 और प्लस 10 गुणे 15 और बटा 100। अब यहाँ पे काट दीजिए, यहाँ आ जाएगा 25 और यह हो जाएगा 1.5, अर्थात 26.5% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। अब प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 15% और 20% की वृद्धि होने पर आयतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अब भाई यहाँ पर 3 वृद्धियाँ एक साथ दी हुई हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब एक है 10%, एक है 15% और एक है 20%। तो क्या करेंगे, पहले केवल 2 को लेके चलेंगे। अब 2 कैसे हल करते हैं, 10 प्लस 15 और प्लस 10 गुणे 15 और बटे 100। अब यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 1.5, आ जाएगा 26.5। अब 26.5 और 20 को लेके चलेंगे इस प्रकार से 26.5 प्लस 20 और यहाँ हो जाएगा 20 इंटू 26.5 अपॉन 100। अब यहाँ से काट दीजिए 5 और यहाँ से कटेगा तो 5.3 आ जाएगा। अब यहाँ आ गया 5.3। अब पूरा हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 51.8%, अर्थात जो आयतन में वृद्धि होगी वह 51.8% के बराबर होगी। अब प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है आयत की लंबाई 10% बढ़े और चौड़ाई में 15% की कमी हो। अभी तक भाई सवालों में क्या था कि दोनों चीज़ें बढ़ रही थी या दोनों ही चीज़ें कम हो रही थी। अब की बार है कि लंबाई बढ़ रही है और चौड़ाई में कमी हो रही है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब भाई इस प्रकार से लगाएंगे। अब जो कमी है उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे, a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100 इस प्रकार से। अब हो जाएगा 10 माइनस 15 और माइनस 10 गुणे 15 और बटा 100। अब यहाँ इसे हल कर लीजिए तो आ जाएगा -6.5। अब चूंकि माइनस की संख्या आई है अर्थात 6.5% की ना कमी होगी क्षेत्रफल में। अब प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है कि 3 लगातार छूट 30%, 20% और 10% के लिए एकल छूट कितने के बराबर होगी। अब इसे चाहें तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। जैसे भाई मान लो
कोई संख्या 100 है, पहले घटा दो 30%, कितनी बचेगी 70। अब 70 घटा दो 20%, 7 दूनी 14, 14 घटा दीजिए, यहाँ बचेगा 56। अब कह रहा है कि 10% और घटाना है। अब 56 का 10% 5.6, यहाँ घटाओगे तो आ जाएगा 50.4। अब संख्या पहले 100 थी, अब कितनी हो गई है 50.4, अर्थात 49.6% की कमी हो गई है। प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि चीनी का मूल्य 16.2/3% बढ़ा दिया गया है, इसकी खपत में 20% की कमी आ गई है। तो कह रहा है कुल व्यय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। अब एक तरफ बढ़ोतरी है और एक तरफ कमी है, तो कैसे लगाएंगे। 16/2/3 तो बढ़ाया गया है और कमी कितनी है 20, तो -20। अब एक बढ़ोतरी है और एक कमी है, सो -16/2/3 गुणे 20 और बटा 100, a - b - ab अपॉन 100। अब इसे थोड़ा सा हल कर लेंगे। यहाँ 20 पंचा 100, अब पहले यहाँ घटा लेंगे तो आ जाएगा -3/1/3 और 16/2/3 को क्या लिख सकते हैं हम 50/3 और यहाँ बटम 5 लिखा है तो आ जाएगा 10/3। अब दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6/2/3, वो भी माइनस का, अर्थात व्यय में कमी हो जाएगी। कितनी कमी हो जाएगी 6/2/3% की कमी आ जाएगी। अब प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 10,800 है, प्रथम वर्ष में 16/2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 16/2/3% की कमी हो जाती है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, एक में वृद्धि हो रही है, एक में कमी हो रही है। पहले इन दोनों को ही हल कर लेते हैं। 16/2/3 अर्थात 50/3, पहले वृद्धि बाद में कमी, माइनस 50/3 गुणे 50/3 और बटा में 100। अब यार दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 50 दूनी 100 और यहाँ आ जाएगा 25, सो आ जाएगा -25/9, अर्थात 25/9% की कमी हो जाएगी दूसरे साल के अंत में। परंतु तीसरे साल में कह रहा है कि 33.1/3% की वृद्धि फिर से होती है, इसका अर्थ हुआ 100/3। अब यह कमी है और यह वृद्धि है, फिर से निकालते हैं 100/3 और -25/9 और -25/9 और गुणे 100/3 और यहाँ बटा में 100 लिखना था। अब 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 25/27। अब यहाँ हम 27 अगर एलसीएम ले लें तो यहाँ हो जाएगा 900 और यहाँ 9 तिया 27, यहाँ 75 और यहाँ आ जाएगा 25। कुल मिलाकर आ जाएगा 800/27% की वृद्धि होगी तीसरे साल के अंत में। अब हमारे पास जनसंख्या है 10,800 और वृद्धि कितनी हो रही है 800/27%। अब यहाँ काट लीजिए, 27 चक्कू 108, यहाँ हो जाएंगे 400 और यहाँ 4 3200, अर्थात जो जनसंख्या है वह 3200 बढ़ जाएगी। पहले कितनी थी 10,800 और अब 3200 बढ़ गई है, अर्थात जनसंख्या अब 14,000 हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है किसी धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या से 2000% अधिक है, तो हमें उस संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। अब यह लिखा है 2000%, अब इसका अर्थ सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ काट दीजिए, अर्थात 20 गुना अधिक है। 2000% का अर्थ होगा 20 गुना अधिक है। अब कोई संख्या आप x मान लो, उसका वर्ग हो जाएगा x²। कह रहा है कि जो संख्या है उससे 20 गुना अधिक है, तो हमने वह संख्या लिख दी और उसका 20 गुना अधिक कर दिया, सो आ जाएगा x² बराबर 21x। x कैंसिल, अब x का मान क्या आ गया 21, अर्थात वह संख्या 21 है। अब 21 का वर्ग क्या होगा 441,
अब प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है एक परीक्षा में राम ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 30 नंबर से फेल हो गया। न्यूनतम पासिंग मार्क क्या है? 35%। 30% प्राप्त किए और पाना चाहिए था 35%, अर्थात उसने 5% अंक कम प्राप्त किए और फेल हुआ है 30 नंबर से, अर्थात यह जो 5% है यह 30 के बराबर होगा। अब अगर 5% 30 के बराबर है तो 1% 5 छक्का 30 के बराबर होगा, तो 100% किसके बराबर होगा? 600, अर्थात परीक्षा का पूर्णांक 600 होगा। प्रश्न नंबर 11 है, कह रहा है किसी पुस्तकालय में 60% किताबें हिंदी में हैं। अब भाई मान लीजिए कि किताबें कुल मिलाकर हैं 100, उसमें से 60 किताबें तो हिंदी वाली हो गई। अब कह रहा है कि शेष की 60% किताबें अंग्रेजी में हैं। अब किताबें बची थी 40 और 40 का 60% कितना हो जाएगा? 24। 24 किताबें तो हो गई अंग्रेजी में। अब कह रहा है कि शेष किताबें उर्दू में हैं। अंग्रेजी की किताबों की संख्या कितनी है? 3600। अब भाई हमारे हिसाब से है 24, तो 24 को 3600 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ एक इकाई का मान आ जाएगा 150। अब एक इकाई का मान 150 है तो 100 इकाई का मान 15,000, 100 से गुणा कर देंगे, अर्थात कुल मिलाकर 15,000 किताबें हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है एक सोसाइटी में 45% पुरुष विवाहित हैं और 25% महिला विवाहित हैं। यदि एक पुरुष एक ही महिला से शादी करे तो कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं? अब भाई मान लीजिए कुल मिलाकर 100 हैं पुरुष, उसमें से कह रहा है कि 45% विवाहित हैं, तो 45% जो पुरुष हो गए हैं वो विवाहित हो गए 45। अब 100 में से 45 पुरुष तो विवाहित हो गए, अब 45 पुरुष जो हैं वह 45 महिलाओं से शादी करेंगे, लेकिन भाई कह रहा है कि 25% महिलाएं विवाहित हैं और यहाँ विवाहित महिलाओं की संख्या हो गई 45, अर्थात जो 45 है वह 25% के बराबर होगा महिलाओं के हिसाब से। अब 25% अगर 45 है तो 100% कितना होगा? 45 चक्कू 180। अब हमने 100 पुरुष माने थे और महिलाएं कितनी आ गई? 180। कुल मिलाकर 280 लोग हैं, जिसमें 45 और 45 90 लोग जो हैं वह विवाहित हो गए। हमें निकालना है प्रतिशत, तो हो जाएगा 90/280 और गुणे 100। यहाँ अगर काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 32.14%। प्रश्न नंबर 13 है, कह रहा है एक परीक्षा में 19% लड़के गणित में तथा 10% लड़के अंग्रेजी में फेल होते हैं। अब गणित में फेल हो रहे हैं 19 और अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं 10। अब कह रहा है कि 7% लड़के दोनों विषयों में फेल हैं। अब अगर दोनों विषयों में फेल हैं तो वो यहाँ भी फेल होंगे और यहाँ भी फेल होंगे, अर्थात वो इसमें भी आए होंगे और इसमें भी आए होंगे, अर्थात हमें एक बार उन्हें घटाना पड़ेगा। अब यहाँ कुल मिलाकर आ जाएगा 22%। अब 22% लड़के ऐसे हैं जो किसी न किसी विषय में फेल हैं और हमें निकालना है दोनों विषयों में पास होने वाले। अब 22% तो फेल वाले हो गए, तो पास कितने हो जाएंगे? 100 में से घटा दीजिए 78%। अब प्रश्न नंबर 14 है, कह रहा है कि 90% छात्र अंग्रेजी में पास हैं। 90% तो हो गए अंग्रेजी में, 85% हो गए गणित में, और कह रहा है 150 छात्र दोनों में पास हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में फेल नहीं है तो हमें निकालना है कुल छात्र कितने हैं। अब 90 हैं अंग्रेजी और 85 हैं गणित, कुल मिलाकर हो गए 175, जबकि होना चाहिए केवल 100, अर्थात 75% बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों में पास हो गए होंगे, तभी तो यहाँ 175 हुआ जा रहा है। और यहाँ 150 लड़के ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं, जबकि यहाँ 75% हैं, अर्थात 75% 150 के बराबर होगा, तो 1% 2 के बराबर होगा और 100% 200 के बराबर होगा,
अर्थात कुल मिलाकर 200 छात्र होंगे। 15वां प्रश्न है, कह रहा है एक छात्र 30% अंक पाता है फिर भी 25 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र जो है वह 40% अंक पाता है और उत्तीर्ण अंक से 25 अंक अधिक हैं उसके। तो हमें उत्तीर्णांक और संपूर्ण अंक निकालने हैं। अब देखिए, पहला छात्र पाता है 30%, दूसरा पाता है 40%। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10%। इसके पासिंग मार्क से 25 नंबर कम है और इसके पासिंग मार्क से 25 नंबर ज़्यादा है। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 50 का। अर्थात 10% 50 के बराबर है, तो 100% 500 के बराबर होगा। अर्थात संपूर्ण अंक हो जाएंगे 500।